हिंदुस्तान की राजनीति में यह दौर पीएम मोदी का है। दिल्ली के ताज पर एक छत्र राज है। विरोधी ही नहीं, कोई मजबूत आवाज नहीं है। तभी तो बीजेपी का कोई नेता 2029 तो कोई 2034 तक पीएम पद की वैकेंसी नहीं होने का दम भरता है। दिल्ली का तख्त ही नहीं, राज्यों में भी बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रों के सामने चुनौती पेश कर रही है। मोदी के चेहरे पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर से लेकर दक्षिण तक करिश्मा करने के लिए दमखम से लड़ रही है। 4 दशकों के सफर में बीजेपी आज जो ताकत हासिल कर पाई है, खुद में जो हौसला भर पाई है, उसके पीछे की वजह बहुत साफ है। वो वजह है टीम मोदी, जिसके चलते टेंशन में हैं सारे विरोधी। शासनकाल में गुजरात से दिल्ली तक साथ रहे और मोदी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटे रहे। नेताओं की मंडली में टीम मोदी के सबसे बड़े स्टार हैं अमित शाह, जो चतुर हैं, राजनीति के चाणक्य हैं। 2014 से राष्ट्रीय राजनीति में उनके चुनावी चाल का कोई काट नहीं ढूंढ पाया है। अमित शाह न सिर्फ टीम मोदी का सबसे पहला नाम है, बल्कि उनके होने से ही बीजेपी में बनती है मोदी शाह की जोड़ी, जो आधुनिक बीजेपी में अटल अडवाणी की जोड़ी की जगह भरती है। भारतीय जनता पार्टी का कामयाबी का श्रेय अगर किसी के सर बनता है तो साफ तौर पर है वो मोदी और शाह हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये बीजेपी मोदी और शाह की बीजेपी है। 2014 से लेकर 2019 तक शाह जहां संगठन की कमान संभाले रहे, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार चलाते रहे। लेकिन अमित शाह की भूमिका 2019 के बाद बदली, जब चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। शाह को कहा जाता है कि अब वो मौजूदा वक्त में सरकार में नंबर 2 की पोजीशन है, जबकि नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर सरकार को चला रहे हैं। जनता के बीच मोदी की व्यापक लोकप्रियता और कुशल रणनीतिकार के तौर पर शाह की प्रतिभा की बदौलत ही बीजेपी आज इस मुकाम पर खड़ी है। दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हैं। लोकसभा में पार्टी के 303 सदस्य हैं और राज्यसभा में 78 सांसद हैं। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मोदी शाह की अटूट जोड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली अगस्त 2014 में, जब बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत का सेहरा शाह के सिर बांधते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच करार कर दिया था। इस विजय श्री को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी थी। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। ये तो बात हुई जब राष्ट्रीय राजनीति की फलक पर अमित शाह का उदय हुआ। अब आपको जरा इतिहास में लिए चलते हैं, क्योंकि मोदी से अमित शाह का रिश्ता 4 दशकों पुराना है। वो साल 1982 था जब पहली बार अमित शाह मोदी से मिले थे, जब उनकी उम्र बमुश्किल 18 साल थी। इसके 4 साल बाद वे बीजेपी में शामिल हुए। 16 साल की उम्र में ही अमित शाह ने आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था। अहमदाबाद में एक आरएसएस की शाखा के दौरान ही अमित शाह की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। साफ तौर था कि नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के सह प्रचारक थे। कहा यह भी जाता है कि अमित शाह जो रणनीति बनाते हैं, नरेंद्र मोदी की छाप उसमें कहीं ना कहीं नज़र आती है, और इसलिए क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक साथ बहुत सारा काम किया है। आरएसएस में कामकाज के दौरान हुई मोदी शाह की मुलाकात आज एक गहरी दोस्ती में बदल चुकी है। हालांकि नरेंद्र मोदी का तजुर्बा अमित शाह से बड़ा है। उम्र में भी वो अमित शाह से 14 साल बड़े हैं।
1996 में गुजरात बीजेपी के सीनियर नेता केशुभाई पटेल से मोदी के रिश्ते जब तलख हो गए थे, तब भी अमित शाह ने मोदी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। साल 2001 में मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए तो अमित शाह को मन कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव के तौर पर अमित शाह ने राज्य की 80 सीटों में से बीजेपी को 71 सीटें दिलाई थी। इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो मोदी शाह की जोड़ी के दम पर पार्टी लगातार नए मुकाम हासिल करती रही। हर चुनावी जीत के साथ ये जोड़ी और भी मजबूत होती गई। मार्च 2018 तक बीजेपी और उनके सहयोगियों की 21 राज्यों में सरकार थी। जानकारों के मुताबिक मोदी भी मानते हैं, उस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अगर कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो उनकी नीतियों और राजनीतिक विचारों को जनता तक पहुंचा सके, उन्हें हकीकत में बदल सके, तो वो अमित शाह ही हैं। जेपी नड्डा का ताल्लुक भी आरएसएस से रहा है। नड्डा ने आरएसएस के बाद एबीवीपी के रास्ते राजनीति में कदम रखा। जन्मभूमि बिहार पटना है, लेकिन कर्मभूमि हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर है। बिलासपुर से ही विधायक बने, फिर हिमाचल सरकार में मंत्री बनते हुए राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति तक पहुंचे। और 2014 में केंद्र की मोदी सरकार में जेपी नड्डा को देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन 2019 के चुनाव में नड्डा की भूमिका बदल गई, पर जिम्मेदारी और बड़ी मिली। नड्डा को 2019 के चुनाव में यूपी का प्रभारी सचिव बनाया गया, जहां उन्हें अमित शाह की कामयाबी के सेट टारगेट को मीट या बीट करना था। बीजेपी को हराने के लिए यूपी में बीएसपी और एसपी जैसी विरोधी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया था, लेकिन अपने कुशल चुनावी प्रबंधन की बदौलत नड्डा ने बुआ बबुआ के हर चक्रव्यूह को तोड़कर बीजेपी को 2014 जैसी बड़ी जीत दिलाई, जब पार्टी ने यूपी की 80 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। भले ही नड्डा राष्ट्रीय राजनीति में बाद में आए हों, लेकिन मोदी से उनका रिश्ता 1991 से है। इसीलिए वो पीएम मोदी के करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं, टीम मोदी के अहम सदस्य माने जाते हैं। 1991 में जिस दौर में जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में युवा मोर्चा की कमान संभाल रहे थे, तब पीएम मोदी पार्टी के महासचिव थे। माना जाता है कि दोनों नेताओं के बीच तभी से करीबी है। फिर जब पीएम मोदी का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा, तो जेपी नड्डा ने भी उनके साथ लगातार ऊंचाई हासिल की। टीम मोदी के अगले किरदार हैं एस जयशंकर, जिसका कोई राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेट से सीधे मंत्री बने एस जयशंकर आज मोदी सरकार की विदेश नीति को बखूबी लीड कर रहे हैं। एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर कई भारतीयों और विदेशी भाषाओं के जानकार हैं। वो अमेरिका और चीन जैसे देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं और इसी वजह से इन दो देशों से जुड़ी कूटनीतिक चाल चलने में वो माहिर हो चुके हैं। कई मौकों पर इसे साबित भी किया है।
जयशंकर पहली बार चर्चा में आए जब सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा हुई थी। तब वो अमेरिका के राजदूत थे, लेकिन पीएम की अमेरिका यात्रा का पूरा मैनेजमेंट एस जयशंकर ने ही किया था। उनके आगमन पर स्वागत से लेकर भारतीय समुदाय के लोगों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करवाने तक और न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में मोदी का ये कार्यक्रम भला किसे याद नहीं। ये दिलचस्प बात है कि जयशंकर की काबिलियत की बदौलत उन पर कांग्रेस सरकार की भी नजर थी। उन्हें विदेश मंत्री बनाने पर विचार मनमोहन सरकार के दौरान भी हुआ था, लेकिन तब बात नहीं बन सकी। फिर जनवरी 2015 में जयशंकर को मोदी सरकार ने भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया। 4 साल तक विदेश सचिव के तौर पर काम किया। पिछले ही महीने थाईलैंड के दौरे पर गए एस जयशंकर ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों के सवालों का भी जवाब दिया था। विदेश मंत्री ने 2 टूक कहा था कि रूस से तेल खरीदने वाला भारत इकलौता देश नहीं है। लेकिन एस जयशंकर की पैनी नजर चालबाज चीन पर है। यही वजह है कि उन्होंने हाल ही में चीन पर यह बयान भी दिया था कि भारत और चीन के एक साथ आने पर ही एशिया की सदी का सपना साकार हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जैसे बीजेपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में टीम मोदी को मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिला, वैसे ही टीम मोदी को लगातार संघ का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी मिलता रहा। भारत के शहर शहर और गांव-गांव तक गहरी पैठ बना चुका है आरएसएस। देश की हर नब्ज को पकड़ता है। लिहाजा जब भी बीजेपी के सामने जनता से जुड़े मुद्दे पर थोड़ी उलझन दिखी, आरएसएस बीजेपी के पीछे खड़ा रहा। उसके सर्वोच्च नेता मोहन भागवत ने कई मौकों पर बीजेपी को रास्ता दिखाने का काम किया। पिछले ही महीने नागपुर में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में मोहन भागवत ने महिलाओं के उत्थान को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी है, क्योंकि देश की जनसंख्या में महिलाओं की आबादी 50% के बराबर है। जब मोहन भागवत ने ये बात नागपुर में कही थी, उसी दरमियान पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान और विकास की बात कर रहे थे। आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस पे देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत, दोनों नेता कई मौकों पर यह दोहरा चुके हैं कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की शुरुआत घर से होनी चाहिए। महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है, तो उनके घरों में उन्हें गुलाम नहीं माना जा सकता। मुद्दा महिलाओं के विकास का हो या मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद का, आरएसएस के टॉप लीडर्स के तौर पर मोहन भागवत बीजेपी के सामने वो लकीर खींचने का काम करते हैं जिस पे चलकर बीजेपी की राजनीतिक राह भी आसान हो जाती है। कई दिनों से देश में मंदिर, मस्जिद और औरंगजेब पर देश की राजनीति गरमाई है।